दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं 26 सितंबर 2024 से बथनाहा एसएसबी 56 बटालियन अररिया में हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का फिजिकल 23 सितंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 के बीच में चलने वाला है। इसमें जो है ना, पहले सप्ताह यानी कि सितंबर महीने में एक दिन में 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है ना, एक दिन में 130-40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अभी जो है ना 2 अक्टूबर तक यानी कि गांधी जयंती तक जो भी कैंडिडेट्स का बहाली है, या तो वो जनरल कैटेगरी में है या तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। 2 अक्टूबर के बाद ओबीसी कैटेगरी वाले का बहाली स्टार्ट होगा यानी कि फिजिकल स्टार्ट होगा, और उसके बाद एससी एसटी वाले का होगा। हालांकि जनरल ईडब्ल्यूएस के साथ साथ जो है ना, एक सर्विसमैन वाले का भी जो है ना मेजरमेंट चल रहा है, क्योंकि एक सर्विसमैन वाले में रनिंग नहीं कराया जाता है, केवल और केवल मेजरमेंट कराया जाता है। बिहार में लगभग 7-8 सेंटर पे जो है ना बहाली हो रहा है यानी कि फिजिकल हो रहा है, जिसमें से एक किशनगंज में है, एक अररिया में है, एक नरकटियागंज में है, एक मुजफ्फरपुर में है, इस टाइप से भागलपुर में है, बरौनी में है। तो सीआईएसएफ का भी सेंटर है, सीआरपीएफ का भी सेंटर है, बीएसएफ का भी सेंटर है और एसएसबी का सेंटर है। सभी पे बहाली चलाया जा रहा है। तो जिस कैंडिडेट्स का सेंटर जहां पे दिया हुआ है, जैसे सीतामढ़ी में 20वां बटालियन है, नरकटियागंज में 44 बटालियन है और अररिया में 56 बटालियन है। तो जिस कैंडिडेट्स का सेंटर जहां पे दिया हुआ है ना, उसका अपडेट वो जानने के लिए परेशान है कि रनिंग कितने बजे हो रहा है, मतलब कितने बजे हम एंट्री करेंगे कि पहले बैच में हम रनिंग करेंगे, रनिंग में टाइमिंग क्या दिया जा रहा है, ट्रैक कैसा है, मेडिकल का रिपोर्ट कैसा है, सर्टिफिकेट कैसा है। तो उन सभी डिटेल्स पे जो है ना मैं आज चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रनिंग का, तो रनिंग जो है ना 29 सितंबर को रनिंग के लिए छुट्टी था, यानी कि सबका छुट्टी था, क्योंकि उस दिन रविवार था। तो संडे को छुट्टी था। संडे के अलावा रेगुलर रनिंग चल रहा है। एक दिन में 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। कभी 70 कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं, कभी 65, यानी कि लगभग 70 से 65% के बीच में जो है ना कैंडिडेट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। 30 से 35% कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट हो रहे हैं। अगर हम रनिंग की बात करें तो 26 और 27 सितंबर को बहुत बारिश हुआ, लगातार 48 घंटे बारिश हुआ। तो उस दिन का रनिंग जो है ना, पहले चेस्ट मेजरमेंट किया गया, क्योंकि बरसात में उनको भिगाया तो नहीं जाएगा। बरसात छूटने के इंतजार में पहले उनका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट कर लिया गया ताकि बरसात छूट जाए। ये करने के बाद भी बरसात नहीं छूटा तो उनका रनिंग बरसात में कराया गया। 26 सितंबर को जो है ना टोटल 44 कैंडिडेट्स फिजिकल को क्वालिफाई किए और 27 सितंबर को जो है ना टोटल 48 कैंडिडेट्स जो है ना रनिंग को क्वालिफाई किए। अब तक जितना भी रनिंग कराया गया है वो 2 बैच में रनिंग कराया गया है। अगर हम 23 सितंबर को छोड़ दें तो बाकी जो भी रनिंग हुआ है उन सब रनिंग को जो है ना, मतलब सुबह में ही करा दिया गया है ताकि मौसम में गड़बड़ी ना हो। 23 सितंबर को रनिंग जो है ना लेट कराया गया, जिससे कैंडिडेट्स काफी परेशान हुए। हालांकि अब रनिंग को जो है ना पहले करा दिया जा रहा है, क्योंकि जो है ना अब हाइट मेजरमेंट जो है ना वो रनिंग से पहले नहीं लिया जा रहा है, वो रनिंग के बाद लिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग सभी दिन जो है ना 65 से 70% कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। उनको 2 बैच में डिवाइड कर दिया जा रहा है, यानी कि जितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए हैं उनको 2 से भाग दे दो और एक बैच बना दो, फिर दूसरा बैच बना दो। अगर हम आज बात करें तो आज जो है ना लगभग 9:45 के आसपास, यानी कि 30 सितंबर 2024 को लगभग 10 बजे से पहले दोनों बैच को दौड़ा दिया गया है, यानी कि रनिंग करने के बाद ही हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ। कितने कैंडिडेट्स रनिंग को क्वालिफाई किए हैं ये तभी पता लग पाता है जब अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर आप अंदर एंट्री करेंगे ना तो आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो दिखा के अंदर एंट्री लेना है। एंट्री लेने के बाद जो है ना आपका बैग अलग जमा होगा, मोबाइल अलग जमा होगा। मोबाइल के पीछे आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख के और उस पर टेप चिपका दिया जाएगा व्हाइट कलर का, और फिर मोबाइल आपको निकलते टाइम पे मिलेगा। यानी कि रनिंग में आपके साथ क्या हुआ, आप रनिंग क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, ये लगभग 6 या 7 बजे शाम को जब आपकी ग्रुप निकलेगी तब आपको पता लगेगा। पहले दिन हुआ रनिंग, उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, 1-2 मतलब आपको 10 फोटो लेके आना है, तो 2-3 फोटो आपको जो है ना रनिंग में लग जाएगा, 2-3 फोटो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लग जाएगा। तो आधार कार्ड हो गया, 2-3 फोटो हो गया। उसके बाद मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि 2 साल बाद आता है, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आपका लगेगा। अगर हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट का तो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सीओ लेवल का भी चलेगा, एसडीओ लेवल का भी चलेगा और डीएम लेवल का भी चलेगा। हालांकि जो भी हो वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का इशू होना चाहिए,
चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद और 31 दिसंबर 2023 से पहले इसके बीच में कभी भी आपका सर्टिफिकेट बना है तो वो सर्टिफिकेट चलेगा। और रहा बात एनेक्सर का, तो एनेक्सर पे या फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी नहीं है, अगर आप वो नहीं भी बनवाए हैं तो वो आपका चलेगा। अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें या एससी एसटी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनवाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन तरीके से बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो अगर आप बनवा के लाएंगे तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो ऑफलाइन तरीके से बनाया जाता है, तो आपको ऑफलाइन तरीके से बनवा के वो लेके आना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे भरा था, जैसे अगर आपको पता नहीं है कि मैंने हायर एजुकेशन क्या भरा था तो आप ssc.nic.in पे जाएंगे और वहां पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पुराना वाला डाल के लॉगिन करेंगे, तो आपको जो है ना फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड करेंगे, तो वहां पे आप हायर एजुकेशन जो सिलेक्ट किए होंगे, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, वो आपको सर्टिफिकेट अंदर में दिखाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कभी का भी दिखाएंगे तो वो चलेगा। उसके बाद जो है ना ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ब्लड लिया जाता है। ब्लड लेने के बाद जो है ना आपका उसके बाद पेशाब लिया जाता है, और पेशाब लेने के बाद आपको बस पे बिठा के और ले जाया जाता है फरबिसगंज। फरबिसगंज में आपका जो है ना एक्सरे होता है चेस्ट का, ये कराने के बाद शाम हो जाता है, लगभग 8 बज जाता है और उस दिन छोड़ दिया जाता है। ये दूसरे दिन की कहानी हो गई। अब तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन आपको मेडिकल में ले जाया जाएगा। अगर आपसे पहले वाले बैच का, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको 1 तारीख का रनिंग है और उससे पहले 30 तारीख वाले या 31 तारीख वाले का मेडिकल नहीं हुआ है तो पहले उनका मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। अगर हम मेडिकल की बात करें तो सबसे पहले दिन जो है ना 26 कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई किए थे, जिसमें से जो है ना 8 कैंडिडेट्स को मेडिकल फिट किया गया है। दूसरे दिन जो है ना 36 कैंडिडेट्स में से मात्र 10 या 11 कैंडिडेट्स को मेडिकल को फिट किया गया है। उसके बाद बात करें तो तीसरे दिन 62 कैंडिडेट्स में से 23 कैंडिडेट्स को मेडिकल फिट किया गया है। अब बात करें कि इतने लोग तो फिट हो गए, जो लोग अनफिट है तो अनफिट किन्हीं को भी नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल उनको पॉइंट दिया जा रहा है, यानी कि कहां पे उनको दिक्कत है इस चीज में पॉइंट दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दाग, दिनाय, खुजली, ये सब भी पॉइंट दिया जा रहा है। आपको जो है ना अच्छे से, अगर आपका रनिंग अभी से 10-20 दिन बाद है, कहीं पे आपको दाग उग है तो वहां पे आप क्रीम लगा के सही कर लीजिए, नहीं तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। तो आप अपने दांत को अच्छे से साफ करा लेंगे। अगर बीच में दांत का कोई गैप है तो वहां पे आप कैप लगवा लेंगे। कान का भी आप अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो दाग धब्बे में ही यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर जिनको पॉइंट मिल जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें तो 23 तारीख को जो है ना जिनको पॉइंट मिला है उनका मेडिकल आज तक नहीं कराया गया है। आज रीमेडिकल के लिए बुलाया गया है, बोला गया है कि आपको पूर्णिया ले जाया जाएगा और आपको जिस चीज में पॉइंट मिला है उस चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करा के और फिर वहां से रिपोर्ट लाके यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे जो कमांडेंट होंगे या यहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो डिस्कशन के बाद बताएंगे कि आप फिट होंगे कि नहीं फिट होंगे। अगर हम बात करें तो अगर आपको 1-2 पॉइंट मिलता है माइनर चीज में तो आपको जो है ना वो फिट होने की ज्यादा चांस है। अगर ज्यादा पॉइंट मिलता है, जैसे मेजर चीज में अगर आंख में आपको पॉइंट मिल जाता है तो ये आप फिट होने की चांस नहीं है। हालांकि डिफेंस में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे मेडिकल का तो उसमें बताया जाता है कि आपको जो है ना कम से कम 40 साल तक चश्मा नहीं लगाना है। खास करके कांस्टेबल को तो और भी नहीं लगाना है, क्योंकि ऑफिसर रैंक के अगर आप हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल को जो है ना शरीर से तंदुरुस्त होना ही जरूरी होता है, इसलिए कांस्टेबल का मेडिकल टफ किया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेडिकल में इतना ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है ना अनक्वालिफाई क्यों किया जा रहा है, तो देखिए एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट्स का जो है ना मेडिकल और फिजिकल करना है, तो उसमें से कम वो 5-6 कैंडिडेट्स को तो वो डिस्क्वालीफाई कर ही देंगे, 2-3 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो है ना उनको भी आगे जाके मेरिट बनाना है और मेरिट में वो सब कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर देंगे तो फिर मेरिट आसमान छुएगा, जिसके चलते उनको जो है ना जो कैंडिडेट सही लगता है उसी को क्वालिफाई करेंगे। जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट्स है जो पिछली बार मेडिकल में क्वालिफाई हो गए थे, इस बार उनको पॉइंट मिल गया है। इसका मेन रीजन ये है कि पिछली बार एक सीट पे 2 कैंडिडेट्स को मेडिकल में बुलाया गया था, इस बार एक सीट में 8 कैंडिडेट्स को मेडिकल में बुलाया गया है। तो अगर आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे सामने उपलब्ध है, अगर आप में कुछ दिक्कत है तो हम आपको क्यों लेंगे, जो आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी वाला स्टूडेंट है हम उसको लेंगे। इसलिए ज्यादा विकल्प होने के कारण जो है ना गलती ज्यादा उन लोगों से हो रहा है, और उन लोगों को हम नहीं बोल सकते हैं, हो सकता है कि ना जो उनको ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया गया है, क्योंकि एसएससी जो है ना मतलब एग्जाम कराती है और इसके बाद का जो एजेंसी है वो सीआरपीएफ हो जाती है। इस बार एसएससी जीडी का जो नोडल एजेंसी है वो सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ में 2 जोन बनाया गया है, एक मुजफ्फरपुर झापा का और एक मोकामा घाट का। एक में 4 सेंटर है और एक में शायद 3 सेंटर है, मैं कंफर्म नहीं हूं। हालांकि ऐसे ही 7-8 सेंटर हैं जिनको 2 जोन में रखा गया है। इन लोगों को अपना रिपोर्ट तैयार करके सीआरपीएफ को देना होता है और फिर मेरिट बनाया जाता है किसको कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ। हालांकि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका रनिंग अच्छा
अच्छा है, तो आप किसी भी टाइम पे दौड़िएगा तो आपको उससे कोई समस्या नहीं होगा, आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ हैं वो काफी जो है ना सपोर्टिंग स्टाफ है, वो ऐसा नहीं है बस वो मेडिकल में ही जाके अनसपोर्टेड स्टाफ बन जाते हैं, फिजिकल तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जब रनिंग स्टार्ट कराया जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको जो मदद चाहिए वो मदद यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन रनिंग खत्म होने के बाद आपको कोई मदद नहीं किया जाएगा। अंदर में अगर आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे तो 1 या 2 बजे आपको खाना खिलाया जाएगा, खाना आपको 56 रुपया में खिलाया जाएगा। दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस दिन भी आपको 56 रुपया में खाना खिलाया जाएगा। आप अपना भी खाना और पानी लेके जा सकते हैं, जो कि अंदर में खाने का अलाउ है। हालांकि अगर हम बात करें, जब आपके पास बैग होगा तब अपना सामान आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, कोई मतलब यहाँ पे दबाव नहीं है कि आप खाना खरीद के ही खाइए। पानी अंदर मिल रहा है, खिलने का बोतल अगर आप किनिएगा तो 14 रुपया में मिलेगा। यहाँ की पानी की बात करें तो पानी बहुत गंदा है, अगर आप यहाँ के पानी भर के पियेंगे तो आपको उल्टी जैसी आएगी, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पानी खरीद के पी सकते हैं। अगर हम खाना की बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको 60 रुपए में होटल में सादा खाना मिल जाएगा, और रूम की बात करें तो 100 से 200 के बीच में आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा। पर्सनल रूम अगर आप लेंगे तो आपको और महंगा पड़ेगा, 500-600 में एक रात का पड़ेगा। हालांकि मैं पर्सनल रूम नहीं लिया हूं, मैं यहाँ पे जो है ना एक रूम में हम लोग 5-6 आदमी सोते हैं, जो कि 100 रुपए पर हेड पड़ता है। जिनका भी यहाँ पे फिजिकल है, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अपना फिजिकल से पहले यहाँ पे आए। तो अगर आपको उम्मीद है कि हम फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट का जो बाल है उसको आप इरेजर से छीलने के बजाय आप ट्रिमर का यूज करें और ट्रिमर से 0 काटें, क्योंकि अगर आप उसको छील लेते हैं इससे पहले, अगर आप कभी उसको सेविंग नहीं किए हैं, तो इससे क्या होता है, खुजली होता है, और खुजली के कारण जो है ना वहां पे दाना दाना निकल जाता है, जिसमें भी आपको पॉइंट दे दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप करें। अगर हम बात करें तो कैरी एंगल में भी काफी कैंडिडेट्स का पॉइंट दिया जा रहा है। कैरी एंगल यहाँ पे जो है ना एक स्केल टाइप रख के लिया जाता है। उसके बाद जो नोकनी होता है, अगर आपकी घुटना दोनों सट रहा है या, तो इसमें नोकनी दिया जाता है। हालांकि नोकनी जैसे हम लोग घर पे चेक करते हैं वैसे ये लोग चेक नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का नोकनी चेक करने का थोड़ा तरीका अलग है। ये लोग नोकनी जो है ना स्केल से नाप के चेक कर रहे हैं। डॉक्टर जो है वो काफी बढ़िया है, जो भी लोगों का मेडिकल कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। हालांकि जिनको पॉइंट है उन्हीं को पॉइंट मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई पॉइंट नहीं है, केवल दाग धब्बे के लिए पॉइंट दे दिया जा रहा है, जिसपे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इस चीज छोटी मोटी चीज पे उनको पॉइंट नहीं देना चाहिए। अगर कोई मेजर इशू है तो उनको पॉइंट दीजिए, माइनर चीज में पॉइंट देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इतना सालों मेहनत करके रिटर्न निकालता है, फिजिकल निकालता है, उसके बाद अगर आप दाग के लिए और खुजली के लिए पॉइंट दे देते हैं तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे अगर मौसम अच्छा रहा, यानी कि धूप निकलने वाला मौसम रहा, तो 9-9:30 तक सबका रनिंग हो जाएगा। अगर बरसात वाला मौसम रहा तो पहले हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, उसके बाद ही रनिंग होगा। तो ये सब सोच के आप आएंगे। अगर अभी भी आपको 10 दिन समय बच रहा है तो आप 10 दिन धूप में रनिंग करके देख लें कि आपकी स्टेमिना कैसी है, उसके हिसाब से आपको रनिंग करना है। रनिंग आप लेफ्ट साइड से करेंगे तो थोड़ा दूरी कम पड़ेगा, अगर आप राइट साइड से करेंगे तो थोड़ा दूरी जो है ना आपको ज्यादा पड़ेगा। तो इन सब चीज को आप ध्यान में रखिए। अभी से आप अपने क्रीम को यूज कीजिए जहां भी आपको दाग धब्बा दिख रहा है, खुजली दिख रहा है, ताकि आपको मेडिकल में कोई पॉइंट ना मिले। और मेडिकल में आप जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतना ज्यादा चांस है कि आप फिट होइएगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना लो कर दिया तो आप अनफिट नहीं होंगे, लेकिन आपको पॉइंट मिल जाएगा। जिनको पॉइंट मिल रहा है उनका पूर्णिया में स्पेशलिस्ट से जांच कराया जाएगा, और अगर वो स्पेशलिस्ट बता देंगे कि ये कोई मेजर इशू नहीं है तो उनको भी फिट कर दिया जाएगा। तो अब तक का यानी कि 23 से लेके 30 के बीच में जो भी अपडेट था उन सब अपडेट को मैं बताया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।